बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ताकि स्टूडेंट को ये ट्रस्ट हासिल हो कि मैं जिससे लेक्चर ले रहा हूँ कि वो इतनी काबिलियत और इतनी एजुकेशन रखता है कि मैं उससे लेक्चर ले सकता हूँ या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 5 MA किए हैं। MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस और MA पाकिस्तान स्टडी। छठा MA जो उर्दू है उसका रिजल्ट वेटिंग में, 7वीं डिग्री IR एजाज़ी और 8वीं LLB की, क्योंकि छठी डिग्री अभी नहीं आई इसलिए 7 डिग्रियाँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ और तमाम डिग्रियाँ पंजाब से हासिल की हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कीमती टॉपिक है। ये है ट्रायल बाय सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। इसी को पूछ सकता है कि मर्डर ट्रायल। मगर इससे पहले जो है मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, वो ये कि जिस शख्स की आप शुरू में जिसकी आपने पिक्चर देखी है, ये मेरे बहुत बड़े मौसन हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, अजीज़ हैं। देखो, खूनी रिश्ता तो नहीं है मगर भाइयों से बढ़कर है। इतना है कि हाँ, हमारे घर में जो है इनकी बात हतमी करार दी जाती है और इनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मैं आज जो यहाँ पर हूँ वो इनकी वजह से हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर था, मेरी ये फील्ड लॉ की नहीं थी। तो मेरी जो फील्ड थी वो टीचिंग की थी। 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इन्होंने कहा कि आप जो हैं इस फील्ड की तरफ आएँ। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि मेरे साथ ये मुख्तलिफ जो है उन मुख्तलिफ औकात में उन जगहों पे गए जहाँ पे मेरा सेंटर बना, क्योंकि मेरा जो है शहर बहुत छोटा है, यहाँ पे जो है सेंटर नहीं बनता। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि मेरे साथ भावलपुर जाते और वहाँ पर जाकर आंधी हो, तूफ़ान हो, दिन हो, रात हो, वहाँ पर मेरे साथ खड़े होते और मैं पेपर देने के लिए अंदर जाता। ये मेरा स्टेशन पे इंतज़ार करते। कई मरतबा को जो है होटल वगैरह किराए पे लेते, तो वहाँ पे रातों को रहते, अपना सारा कारोबार छोड़ के, अपनी पेशियाँ छोड़ के वहाँ पे जाते। तो उनका बहुत बड़ा एहसान है। तो इनके हक़ में बहुत ज़्यादा दुआ करना। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये कि मुझसे जो है 1-2 दिन पहले जो है बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर क्या आपके जो है कोई नोट्स वगैरह या कोई आपका जो है कोई बुकलेट वगैरह अवेल है, क्योंकि जिससे हम लेक्चर ले रहे हैं अगर उसी की कोई बुकलेट या उसी के कोई लेक्चर वगैरह हमारे पास होंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो क्योंकि हमारे ज़िक्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस चीज़ को जो कह रहे हैं कि अगर आपके कोई हों तो आप हमें दें, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में ये कहा था कि हाँ मेरे जो नोट्स हैं मैं इन नोट्स के ज़रिए से आपको लेक्चर देता हूँ। तो आप इसको गौर से देखें कि ये जो लेक्चर है ये वो नोट्स नहीं है कि जो नोट स्टूडेंट के काम आए। देखो, उस पर सिर्फ हेडिंग है। इससे सिर्फ मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ हेडिंग देखता हूँ, देखने के बाद जो है जो उसका मैटर होता है वो आपको बताना शुरू कर दे। तो ये स्टूडेंट के काम के नहीं है। तो सॉरी के साथ अभी तो हमारे कोई नोट्स ऐसे नहीं है। आगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा मैं इस पर सोचता हूँ कि इसके मुताल्लिक़ कुछ छोटी छोटी बुकलेट्स वगैरह लिखी जाएँ कि ताकि स्टूडेंट को जो है वो चीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि वो बच्चा जो है जो मुझसे लेक्चर ले रहा है वही वाला अगर उसके पास उसका नोट्स वगैरह का मैटर पड़ा होगा तो उसको आसानी से वो कर सकता है। तो और उसके अलावा ये कि हमारा जो स्टूडेंट का जो है वो एक ग्रुप बना हुआ है इस नंबर के ऊपर 034269734141 034269734141 के ऊपर। तो ये तमाम यूनिवर्सिटियों के जो है ना ये स्टूडेंट के ग्रुप हमारे इस चैनल के ऊपर हैं, इस नंबर के ऊपर है। ये व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है। तो अगर आप भी इसमें ऐड होना चाहें तो आप भी इसमें ऐड हो सकते हैं। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो ऐड होना चाहें ताकि कोई उनको मुश्किलात का सामना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकती है। तीसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट को सप्ली क्यों आती है इसके मुताल्लिक़ हम आपको कल बताएंगे कि अगर आप स्टूडेंट को देखें कि अगर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा होता है, जब आप उससे पूछेंगे कि आपने क्या पेपर में लिखा था या नहीं लिखा था, वो आपको ये बताएगा मैंने पेपर में मुकम्मल लिखा था मगर उसके बावजूद मुझे सप्ली आई है। तो सप्ली क्यों आती है? क्योंकि लॉ इज़ लॉ को लिखने का और तरीका है, लॉ को फॉलो करने का और तरीका। असल चीज़ है प्रेजेंटेशन। आप पेपर में कैसा लिख रहे हैं उसको ये तो नहीं पता आपको आता कितना है। जो आपने पेपर में लिखा है वो उसने देखना है। तो उसके हिसाब से क्या नाम है हम आपको कल इसके मुताल्लिक़ बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप लिखा करें। आज के तो उसी स्टूडेंट के इस बात को लेकर के हाँ अगर आप हमें कोई नोट्स लिख दें तो हम उसके मुताबिक जो है आपका लेक्चर लेके तैयारी कर सकें। तो अभी नोट्स तो नहीं लिख पा रहे, देखेंगे इंशाल्लाह, क्या पता उसको लिखना भी स्टार्ट करें, नोट्स हो या कोई बुकलेट्स हो। मगर उसके बाद क्या नाम है आज हमने अपने पैटर्न में थोड़ी सी चेंजेस की है। वो चेंजेस ये की कि जो मैं आपको सवाल पढ़ाया करूँगा ना वो आप उसकी हेडिंग बना लिया करें। उसी हेडिंग को 2-2, 3-3 लाइनों में जब लिखते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ना वो नोट्स ही बन जाएंगे। मज़ीद हम देखते हैं, सोचते हैं कि कोई बुकलेट्स वगैरह या कोई नोट्स वगैरह लिखे जाएँ, उस पर सोचते हैं।
आज का टॉपिक बड़ा कीमती टॉपिक है, वो है ट्रायल बाय सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। इसी को पेपर में पूछा जा सकता है कि ट्रायल बाय मर्डर, ठीक है, या मर्डर ट्रायल कह सकते हैं। तो याद रखना कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का जो ट्रायल होता है वो एक ही जैसा होता है, वो चाहे कत्ल का केस हो या वो केस कोई भी हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वरना ट्रायल एक जैसा होता है। तो हम देखते हैं कि अब पहली हेडिंग आप स्टूडेंट क्या बनाएंगे कि मर्डर ट्रायल एंड अदर ट्रायल। देयर इज़ ए सेम पैटर्न ऑफ मर्डर ट्रायल एंड अदर ट्रायल दैट आर स्टार्टेड इन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आपका देखो पहली ये चीज़ बन गई कि जो मर्डर ट्रायल होता है या कोई भी ट्रायल होता है, अगर वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट लेती है तो उसका एक ही प्रोसीजर होता है। अगली हेडिंग आप देंगे ओरिजिनल या एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो हाई कोर्ट जो है वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है उसके तहत भी, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसके तहत भी जो है वो प्रोसीडिंग को फॉलो करती है। किस प्रोसीडिंग को फॉलो करेगी, आप अगली हेडिंग देंगे रेलिवेंट प्रोविजन कि 265A to 265N CRPC आर फॉलोड बाय सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के 265A से 265N तक CRPC के इस प्रोविज़न के तहत जो है हाई कोर्ट मुकदमा सुनती है, और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट भी मुकदमा सुनती है, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर सेम है। मीनिंग ऑफ ट्रायल, अगला हम देखते हैं अगली हेडिंग आप पेपर में क्या दें, मीनिंग ऑफ ट्रायल, कि ट्रायल का मीनिंग क्या है। देयर इज़ नो डेफिनेशन इन CRPC अबाउट मीनिंग ऑफ ट्रायल। ट्रायल की कोई भी CRPC के अंदर किसी तरह की डेफिनेशन नहीं दी गई। सो वी कैन डिफाइन इट इन ए जनरल वे। ट्रायल मीन द प्रोसीडिंग विच स्टार्ट व्हेन case is called by a magistrate or judge on a bench. Accused is in a dock. The representation of both the prosecution and defense are present in the court for hearing of the case. It ends either at conviction or acquittal. तो सो किस तरह कहेंगे कि जब भी केस जो है मजिस्ट्रेट या कोई भी जज जब उसको कॉल अप करेगा, कॉल अप करने के बाद जो है जो मुलजिम होगा वो कटहरे के अंदर खड़ा होगा। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों जो लॉयर हैं वो आपस में केस सुनने के लिए, उसको आर्गू करने के लिए तैयार होंगे। एक प्रोसीजर चलेगा, वो प्रोसीजर जिस टाइम एंड होगा तो केस या तो ख़त्म होगा सज़ा के ऊपर या बरियत पे ख़त्म होगा। अब केस जो होते हैं जो सेशन कोर्ट में चलते हैं या जो इसमें क्या नाम है हाई कोर्ट में है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला है चालान केस और दूसरा है हमारे पास कंप्लेंट केस। तो चालान केस क्या होता है और कंप्लेंट केस क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं। मगर इससे पहले हम देख लें कि कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 193। नो कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी केस एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनटिल द केस हैज़ बीन सेंट इट टू बाय ए मजिस्ट्रेट ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। कि जो अंडर सेक्शन 193 के तहत ही केस जो है वो सेशन को भेजा जाता है। यानी सिंपल वर्डिंग में सेशन कोर्ट कोई भी केस को डायरेक्ट खुद लेकर नहीं सुन सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट जो इस बारे में पावर रखता है वो उस केस को जो है सेशन को ट्रांसफ़र ना करे। यानी कोई केस जब आता है वो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास लगता है, मजिस्ट्रेट जो है उसका रिमांड देता है, रिमांड के बाद ये फैसला कर लेता है कि ये केस मैंने सुनना है या सेशन ने सुनना है। अगर वो केस मजिस्ट्रेट के सुनने का नहीं है तो फिर वो कौन सुनेगा, वो सेशन सुनेगा, वो सेशन को आगे रेफ़र कर देगा 193। तो मजिस्ट्रेट जो है वो केस स्टार्ट करता है, सेशन डायरेक्ट केस को नहीं ले सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट उसके पास ना भेजे। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सेशन केस को नहीं लेगा। आगे है कि ट्रायल कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अब हम देखो, अब ये छोटी छोटी हेडिंगें बना रहे हैं। ठीक है, आपने पहली हेडिंग देनी है कि अंडर सेक्शन 265A। ठीक, अगर आप उसको सेक्शन याद ना भी रखें तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ हेडिंग दे दें कि ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट एंड ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट। तो ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट इज़ ऑलवेज कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 265A हमें क्या बताती है कि सेशन कोर्ट में जब भी कोई केस स्टार्ट होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टार्ट करता है। यानी पुलिस जो अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको भेजती है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू जो है वो कोर्ट को पेश कर देती है। अगली हेडिंग आप देंगे 265B। इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट एज अंडर। ये सेशन और कुछ नहीं बताती, सिर्फ ये बताती है कि जो आगे आने वाली सेशन हैं, जो आगे आने वाली सेक्शंस हैं, उनको फॉलो करके जो कोर्ट ऑफ सेशन है या कोर्ट ऑफ जो हाई कोर्ट है वो आगे मुकदमे की पैरवी करेगी, मुकदमे को आगे प्रोसीड करेगी। तीसरी आप अगली हेडिंग आप दें कि 265C
इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे? अगर आप 265C याद नहीं रखना चाहते, अगर याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है, पेपर में भी अच्छे नंबर आएंगे, और दूसरा ये कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हेडिंग आप क्या दें कि सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट, ये हेडिंग दे दी 265C की। आगे क्या लिखेंगे कि सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू द अक्यूज्ड। 265C1 इसकी सबसेक्शन 1 क्या कहती है कि इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और चलान केस। देखो चलान का लफ्ज़ कहीं पे भी CRPC में इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर पुलिस केस या पुलिस रिपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो हम क्या करेंगे कि 265C1 के तहत हेडिंग आपने क्या दी? इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट या चलान रिपोर्ट पे केस लगता है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल दी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट शैल बी सप्लाई टू द अक्यूज नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द कमिसमेंट ऑफ ट्रायल। कि कोर्ट जो है, जो मुलजिम जो है, अक्यूज जो है, उस तक क्या भिजवाएगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली लिस्टें भिजवाएगी चालान केस में। चालान केस के अंदर अलग डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, वो भेजे जाते हैं 265C1 के तहत, और जो कंप्लेंट केस है उसके अंदर अलग डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। तो कब भेजे जाएंगे? दोनों के अंदर ट्रायल शुरू होने से कम 7 दिन पहले भेजे जाते हैं। अब हम देखते हैं 265C1 के तहत कौन कौन सी लिस्ट है चालान केस में, यानी FIR केस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप मुलजिम को 7 दिन पहले फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब अगली हेडिंग आप पेपर में क्या बना लेंगे? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो आपके बनते जा रहे हैं ना नोट्स, इस तरीके से आप बनाते जाएं कि सबसे पहले FIR कॉपी, पहला लिस्ट क्या बन गया? FIR कॉपी। अपना डबल एरो दिया, हेडिंग देकर डबल एरो दिया कि FIR कॉपी, FIR कॉपी मस्ट बी सप्लाइड टू द अक्यूज्ड। दूसरा एरो क्या लिखोगे? द पुलिस रिपोर्ट, कि जो पुलिस रिपोर्ट होगी वो आप उसको प्रोवाइड करोगे। तीसरा है कि द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 और 164 CRPC, कि जो स्टेटमेंट होती हैं 161 के बयान और 164 के जो बयान जो रिकॉर्डेड होते हैं, वो भी आप जो है अक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। फिर क्या देंगे? चलान केस के अंदर ही द इंस्पेक्शन नोट्स रिकॉर्डेड बाय IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, नोट रिकॉर्डेड बाय हिम ऑन रिकवरी मेड इफ एनी। दूसरा क्या भेजेंगे? देखो आपने पहले क्या भेजा? चलान केस अगर लगा है तो 7 दिन पहले ट्रायल शुरू होने से पहले क्या क्या चीज़ भेजेंगे? FIR की कॉपी भेजेंगे, पुलिस की जो रिपोर्ट उसने लिखी होगी वो भेजेंगे, 161 और 164 का जो बयान रिकॉर्ड किया होगा वो भेजेंगे, इंस्पेक्शन नोट्स जो जाकर IO ने मौका वारदात पे शुरू में क्या देखा था कि वहाँ पे क्या हुआ था वो भेजेंगे। अगर उसने कोई बरामदगियाँ की है, कोई चीज़ रिकवर की है, उसका कोई नोट बनाया है तो वो भेजेंगे। उसके बाद है प्रोवाइडेड इफ़ एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164 CRPC इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाइंग लिस्ट। इसमें ये प्रोवाइडेड आ गया, क्या कह दिया गया कि अगर 161 या 164 का वो बयान के जो कि पुलिस को ये लगे, जो कि जज साहब को ये लगे या कानून को ये लगे कि ये अगर हम मुलजिम को देते हैं तो मुलजिम जो है ये इस वाले बयान के तहत माशरे के लिए कोई मसला पैदा हो सकता है, तो वो वाला 161 और 164 का बयान इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, वो वाला पोर्शन नहीं दिया जाएगा, बाकी पोर्शन दे दिया जाएगा। अब 265C2 के तहत कंप्लेंट केस, 265C1 के तहत हमने देखा था चलान केस, अब हम देखते हैं कंप्लेंट केस कि कंप्लेंट केस फॉलोइंग कॉपीज आर सपोर्टेड आर सप्लाइड टू द अक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द कमिसमेंट ऑफ ट्रायल, complaint which is made, any document which are attached with the complaint statement under section 202 202 of CRPC। देखो उसमें हमने क्या भेजा था? चालान केस के अंदर FIR की कॉपी भेजी थी, वो भी 7 दिन पहले भेजी थी। कंप्लेंट केस के अंदर हम क्या भेज रहे हैं? इसके अंदर भी 7 दिन पहले दे रहे हैं, मगर वहाँ FIR की कॉपी थी, यहाँ कंप्लेंट की कॉपी। वहाँ पे हमने क्या भेजा था कि जो पुलिस ने जो स्टेटमेंट ली थी 161 के तहत और 164 के तहत जो बयान उसके हुए थे मजिस्ट्रेट के पास, उसकी जो है फ़ोटोकॉपी यहाँ पे हम भेजेंगे। किस बयान की कॉपी? 200 बयान की कॉपी और 202 के तहत जो CRPC के बयान देंगे वो। उसके अंदर हमने क्या अटैच किया था कि उसमें हमने इंस्पेक्शन नोट लिखे थे, पुलिस ने मौका वारदात पे जाके क्या कुछ किया था, कोई रिकवरी की थी, वो नोट्स। मगर यहाँ पे हम वो वाले नोट्स नहीं भेजते, हम यहाँ पे क्या भेजेंगे? कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट के साथ अटैच किया था, कंप्लेंट का लेक्चर अलग से रिकॉर्ड कराया जाएगा। तो ये इनमें फ़र्क था दोनों में। आगे है 265D। अब अगली हेडिंग आप पेपर में क्या लिखेंगे कि व्हेन चार्ज इज फ्रेम, चार्ज कब फ्रेम किया जाएगा। अब क्या आ गया? 265D, ठीक है।
अगर 265D लिख दें तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं लिखेंगे तो आप हेडिंग दे देंगे व्हेन चार्ज इज फ्रेम, चार्ज कब फ्रेम किया जाएगा। तो कैसे, व्हेन कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन आफ्टर द एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट क्या आ गया कि आफ्टर द एग्जामिनेशन कोर्ट का जो ओपिनियन होगा, क्या, किस बुनियाद के ऊपर, किस एग्जामिनेशन की बुनियाद पर, कि व्हेन कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट द कंप्लेंट ऑल अदर डॉक्यूमेंट दैट देयर इज ए ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग विद ट्रायल। जब कोर्ट को लगे पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर, कंप्लेंट के ऊपर, या कोई दूसरी जो है वो डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे कोर्ट को ये लगे कि हाँ काफ़ी मेरे पास जो मवाद है कि मैं ट्रायल को शुरू कर सकती हूँ, तो इट शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो अगली हेडिंग दे देंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, ऊपर आपने दे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, नीचे आप उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, इट शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये मुलजिम के खिलाफ जो है वो चार्ज जो है फ्रेम कर देगी, फर्द जुर्म आयद कर देगी। मुलजिम किस में करेगी, मैंडेटरी प्रोविज़न है कि ये राइटिंग में करेगी। ठीक है, इट शैल, शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कानून में, शैल का लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल हो इसका मतलब होता है कि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। जब मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। मैंडेटरी किसको कहते हैं, कोर्ट बाउंड है कि ऐसा ही करेगी। अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर कोर्ट क्या लिखेगी, अपनी रीज़न लिखेगी, मैं शैल को क्यों फॉलो नहीं कर रही, मैं शैल पे अमल क्यों नहीं कर रही। अब आपको इससे क्या फ़ायदा होगा केस में, जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे आपका केस किसी जगह पे लगा और जज साहब ये कहते हैं कि मैं ये वाला काम नहीं करता, किसी मिस्टेक की बुनियाद पे करते हैं या कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, कोई वजह हो जाती है, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट सर यू आर बाउंड टू डू अकॉर्डिंग टू इट, कि आप जो है ड्यूटी बाउंड है इसके मुताबिक करने के, वरना आप क्या करें कि राइटिंग में लिख कर दे, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो शैल इतना कीमती होता है कि जज साहब को लिखने के लिए बाउंड कर देता है। तो हमने 265D में क्या लिखा, चार्ज फ्रेम हुआ। ठीक है, कब हुआ कि जब उसने, जज साहब ने सारे ओपिनियन देख लिए, अपना वो देख लिया कि मैंने तमाम रिपोर्टें देख ली, FIR देख ली, पुलिस रिपोर्ट देख ली, कंप्लेंट देख ली, दूसरे डॉक्यूमेंट देख लिए और ये लगा कि हाँ चार्ज फ्रेम कर सकते, तो राइटिंग में चार्ज फ्रेम करेगा। आगे है 265E प्ली। अब इसमें हेडिंग क्या बनेंगे, प्ली। ठीक है, उज़र, मौक़िफ़। आफ्टर मेकिंग चार्ज इट रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, कि जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो वो अक्यूज्ड को ना सिर्फ पढ़कर सुनाया जाएगा बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी। कैसे एक्सप्लेनेशन की जाएगी, कि अगर मुलजिम वो ज़ुबान नहीं समझता जो कोर्ट की ज़ुबान है और कोर्ट को मुलजिम की ज़ुबान नहीं आ रही, तो कोर्ट किसी ट्रांसलेटर को बुलवाएगा और उससे वो कहेगा ये पढ़कर सुनाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझाओ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब मुलजिम को सारा कुछ पढ़कर सुना दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ ये फ़र्द जुर्म है, इस दफ़ा के तहत इस सेक्शन के तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और मुलजिम ये कहेगा कि हाँ मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तब कोर्ट उससे पूछेगा। अगली हेडिंग देंगे आस्क्ड, द कोर्ट विल आस्क्ड। अगली हेडिंग पेपर में देंगे द कोर्ट विल आस्क्ड वेदर ही इज़ गिल्टी और नॉट, क्या तुमने जुर्म किया है या नहीं, और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, क्या तुम अपना कोई दिफा लेना चाहते हो। तो इसी सेक्शन के 265E का सब सेक्शन 1 के तहत को उसने क्या किया कि उसको पढ़कर सुनाया और उससे पूछा क्या तुम्हें समझ आ गया और तुम अपना कोई दिफा लेना चाहते हो। तो 265E2 के तहत वो क्या करेगी, इफ़ अक्यूज प्लीज गिल्टी द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली देन मे इन इट डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। 265E का सब सेक्शन 2 के तहत कोर्ट क्या करेगी कि उसको पूछेगी कि क्या तुमने जुर्म किया है, और वो कहता है मैंने जुर्म किया है, जज साहब मैंने जुर्म किया है। तो कोर्ट क्या करेगी, उसके इस प्ली को क्या करेगी, रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगी, उसको राइटिंग में लिखेगी। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, यहाँ भी शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मगर आगे का जो लफ्ज़ है वो है मे इन इट्स डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। अब कोर्ट की सवाबदीद पर है, कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया कि क्या कोर्ट अब उसको सज़ा देती है उसके जुर्म कबूल करने पे या नहीं। तो ये कोर्ट की जो है ये डिस्क्रिशन पावर है, चाहे तो उसी टाइम उसको सज़ा सुना सकती है। आगे है 265F, इफ़ नॉट प्लीड गिल्टी। पीछे में उसने क्या कहा, मैं प्लीड गिल्टी हूँ, मैंने जुर्म किया है। यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ नॉट प्लीड गिल्टी। तो 265F1 ये लंबा सेक्शन है थोड़ा सा, इसको ज़रा गौर से देखना, कि कोर्ट शैल रिड्यूस द कोर्ट शैल प्रोसीड टू हेयर द कंप्लेनेंट इट इफ़ एनी टेक द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन।
265F सब सेक्शन 1 के तहत क्या करेगी, अगर वो कहता है मैंने कोई जुर्म नहीं किया, अब कोर्ट जो है अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगी। तो आप इसकी पेपर में हेडिंग कैसे देंगे, इफ़ नॉट प्लीड गिल्टी, अगर साथ लिख दें 265F1 तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ़ नॉट प्लीड गिल्टी कोर्ट शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट इफ़ एनी एंड टेक द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और वो तमाम के तमाम सबूत, वो तमाम के तमाम एविडेंस कलेक्ट करेगी कि जो प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत कर देंगे। एक नुक्ता यहाँ पे बड़ा कीमती है कि कोर्ट नॉट बाउंड टू हियर एनी पर्सन ऑन डिमांड, किसी की डिमांड पे कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो हर शख्स को सुनने बैठ जाए। तो कोर्ट को आप ये नहीं कह सकते कि सर आप इसको भी सुने, इसको भी सुने, इसको भी सुने, ये कोर्ट की मर्जी है कि किसको सुनना चाहती है। 265F 265F का जो है सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि शेल समन टू द विटनेस, अब वो विटनेस को जो है वो समन जारी करेगी, शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ज़रूर करेगी, अगर नहीं करेगी तो वजह लिखेगी। 265F की सब सेक्शन 3 जो है वो क्या कहती है कि कोर्ट में रिफ्यूज टू समन टू द विटनेस इफ इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट द विटनेस इज कॉल्ड फॉर पर्पस ऑफ वेक्सेशन और कैन काज डिले और डिफेक्ट द एंड ऑफ जस्टिस। अब आपने क्या लिखा, इसकी ये हेडिंग दी सब सेक्शन 3 की कि कोर्ट में रिफ्यूज टू समन, हेडिंग आ गई। अब क्या, कोर्ट में रिफ्यूज टू समन इफ इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट को ये लगता है कि द विटनेस इज कॉल्ड फॉर पर्पस ऑफ वेक्सेशन, पहली लाइन क्या लिखी कि जो विटनेस है वो बुलाया जा रहा है वो किसके लिए, केस को उलझाने के लिए, बेजारी पैदा करने के लिए, या द विटनेस में कैन काज डिले, ये जो विटनेस है वो केस के अंदर ताखीर पैदा कर देगा, या डिफेटिंग द एंड ऑफ जस्टिस, या कानून का जो फैसला होगा उसके अंदर कोई ना कोई वो जो है मुश्किलात पैदा कर देगा। कोर्ट शैल रिकॉर्ड एनी रीज़न, तो कोर्ट अपनी रीज़न को रिकॉर्ड करेगा और फिर क्या करेगा, उसको नहीं बुलाएगा। तो क्या, रिकॉर्ड रीज़न करेगा फिर नहीं बुलाएगा। आगे हमारे पास आ गया कि 265F का सब सेक्शन 4, मैंने कहा था लंबा सेक्शन चल रहा है ये। अब इसमें क्या आएगा कि व्हेन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड इफ एनी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जामिन, हेडिंग क्या बनाएंगे पेपर के अंदर, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, ये हेडिंग बन गई। अब नीचे क्या लिखेंगे, इफ एनी, कि अगर कोई ऐसा है, द कोर्ट शैल आस्क वेदर ही मीन्स टू एड्यूस एविडेंस, कोर्ट मुल्ज़िम से पूछेगी कि भाई क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई गवाह पेश करना चाहते हो अपनी डिफेंस के अंदर, तो कोर्ट पूछेगी। अब है 265F5 के तहत, इफ़ अक्यूज पुट्स इन एनी राइटिंग स्टेटमेंट, अगर कोई मुल्ज़िम जो है वो कोई लिखी हुई तहरीर जो है वो 265F के तहत, 265F के तहत अगर कोई लिखी हुई तहरीर कोर्ट को देता है कि ये मेरे दिफा में मैं देता हूँ, तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड, कोर्ट इसको जो है वो रिकॉर्ड के साथ अटैच कर लेगी। देखो हेडिंग बन रही है ना अब आपकी, कि आप इसके तहत लिखेंगे इंशाल्लाह आपके टॉप क्लास नंबर आएंगे। अब है 265F का 6 इफ अक्यूज्ड और एनी वन ऑफ द सेवरल अक्यूज से टू adduce his evidence, court shall call on the accused to enter on his defense and produce his evidence। 6 के तहत क्या करेगी, वहाँ पे एक अक्यूज था और उसने क्या कहा था कि मैं अपना कुछ ना कुछ राइटिंग में, रिटन शेप में जमा कराना चाहता हूँ। सब सेक्शन 6 के अंदर क्या आया, 265F की सब सेक्शन 6 के तहत काफ़ी सारे अक्यूज हैं, काफ़ी सारे मुल्जिम हैं, और उनमें से कोई एक या दो या कुछ ज़्यादा ये कहना चाहता है कि हाँ मैं भी अपना रिकॉर्ड जमा कराना चाहता हूँ, तो कोर्ट क्या कहेगा कि ठीक है आप उसको जमा करा दो। 265F की ही सब सेक्शन 7 के तहत, इफ़ आफ्टर इंट्रेंस ऑन द डिफेंस, कि जब वो अपना दिफा कर चुका, देखो आफ्टर का लफ्ज़ है, ठीक है, जब वो अपना दिफा कर चुका, उसमें दाखिल हो चुका, दे से टू इशू प्रोसेस। अब इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, सब सेक्शन 7 की, 265F की सब सेक्शन 7 की हेडिंग क्या लिखेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस किसको कहते हैं, सम्मन वगैरह जारी करके रिकॉर्ड तलब करवाना, जो विटनेसेस हैं, जो गवाहान हैं, उनको तलब कराना। तो क्या आपने हेडिंग क्या दी कि इशू ऑफ सम्मन, इशू ऑफ सम्मन आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, अब लेने लिखना शुरू कर दें, कॉल अपॉन द विटनेस। तो इशू ऑफ सम्मन में क्या करेगा, सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी, कॉल अपॉन द विटनेस, विटनेस को बुलवाएगी, जो गवाहान है उनको तलब करवाएगी, सम्मन जारी करेगी, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेगी। फिर है कि प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट,
जब विटनेस के अलावा कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो उस मुलजिम के केस को मजबूत कर सकता है, उसके दिफा में उसकी कोई हेल्प कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट तलब करेगी। या एनी अदर थिंग मे डिमांड, या कोई भी चीज़ जो हो जो उसके केस को मजबूत कर सकते हो, मुलजिम की हम पढ़ रहे हैं, मुलजिम की, उसको हम बुलवाएगी कोर्ट। कोर्ट शेल इशू द प्रोसेस, शेल का लफ्ज़ आया, कोर्ट ज़रूर इशू प्रोसेस करेगी, अगर नहीं करेगी तो राइटिंग में लिखेगी। अनलेस, कोर्ट कब नहीं करेगी इशू प्रोसेस, वो इसी के अंदर आ गया। अनलेस इट अपेयर टू द कोर्ट इट इज़ मेड फॉर द वेक्सेशन और इट मे काज द डिले और नॉट फॉर द एंड इट कैन काज द डिफेटिंग ऑफ द एंड ऑफ जस्टिस। वही वाली बात कि अगर कोर्ट को लगता है यहाँ पर कि हाँ, अगर मैं इसको बुलवाती हूँ, किसी विटनेस को बुलवाती हूँ, वो तो वेक्सेशन पैदा करेगा, को केस में डिले कर देगा, केस के अंदर ताख़ीर करेगा, ये जो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी उसके अंदर रुकावट पेश करेगा, तो कोर्ट उसको नहीं बुलवाएगी। मगर जब नहीं बुलवाएगी तो मैंडेटरी प्रोविज़न है, लिखेगी कि आप क्यों नहीं बुलवा रहे। ये आपके प्रैक्टिस में काम आएगी। जब कोर्ट इनकार करेगी मैं इस विटनेस को नहीं बुलाना चाहती, तो फिर आप कहेंगे जज साहब ये मैंडेटरी प्रोविज़न आप लिखें कि आप क्यों नहीं बुलवा रहे हैं, वो वजह फिर मुझे लिख दें। 265G समिंग अप ऑफ केस, हेडिंग कह देंगे समिंग अप। समनिंग नहीं है, समनिंग नहीं है, समिंग अप है। इसका मतलब है क्लोज कर देना, बाउंड कर देना, अब ख़त्म करना, केस को एंड पे लेकर आ रहा है। हेडिंग क्या देंगे 265G की, समिंग अप केस बाय प्रोसिक्यूटर डिफेंस। तो 265G की सब सेक्शन 1 क्या कहती है, इफ़ अक्यूज नॉट अड्यूस एविडेंस। 265G की सब सेक्शन क्या कहती है कि मुलजिम ने कोई सबूत जमा नहीं करवाए। कोर्ट शेल ऑन क्लोज ऑफ प्रोसिक्यूशन केस एग्जामिन ऑफ accused if any call upon the prosecutor to sum up his case there whereafter the accused shall make reply। तो वो अब उसका रिप्लाई करेगा। अब देखो उसको गौर से समझो। इस दफ़ा के तहत कोर्ट ने क्या किया कि अब केस को सम अप करो। मुलजिम ने 265G1 के तहत जो है कोई भी अपना जो है अपने दिफा के अंदर कोई चीज़ जमा नहीं कराई, तो कोर्ट प्रोसिक्यूशन को कहेगा, मुद्दई पार्टी को कहेगा कि अब आप अपना कोर्ट जो आपका केस है इसको सम अप करो, इसको अब क्लोज कर दो। वो आखिरी आर्गूमेंट सुनेगा। आर्गूमेंट सुनने के बाद अब अक्यूज़ को कोर्ट क्या करेगी, हक देगी कि अब तुम्हारा हक है कि जो उसने तुम्हारे खिलाफ बातें की हैं उनका तुम क्या जवाब देते हो। तो रिप्लाई करने का हक ज़रूर कोर्ट देगी अक्यूज़ को, अगर तो उसने कोई अपने दिफा के अंदर जमा नहीं कराए। इसी के सब सेक्शन क्या कहती है कि इफ़ इन केस वेयर अक्यूज्ड ऑन ऑन वन ऑफ सेवरल अक्यूज्ड एग्जामिन एविडेंस इन हिज डिफेंस, कोर्ट शेल ऑन द क्लोज ऑफ द डिफेंस केस शेल कॉल अपॉन द अक्यूज्ड टू सम अप द केस वेयर आफ्टर प्रोसिक्यूटर शेल मेक ए रिप्लाई। वहाँ पे क्या कहा था, दोबारा देखें, सेक्शन 1 में कहा था, इसकी सब सेक्शन 1 में, कि जो अक्यूज्ड है उसने कोई भी अपने दिफा के अंदर कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, तो प्रोसिक्यूशन को, मुद्दई पार्टी को कोर्ट ने कहा तुम अपना केस आकर आखिरी लम्हात के अंदर बोलो क्या कहना चाहते हो। उसने जो कहा, अक्यूज़ को मौका दिया गया कि अब आप इसके खिलाफ क्या जवाब देना चाहते हो। सब सेक्शन 2 इसका उल्टा है बिल्कुल, कि यहाँ पे अक्यूज़ ने, या सेवरल अक्यूज़ में से काफ़ी अक्यूज़ड हैं, काफ़ी मुलजिम हैं, उनमें से किसी एक ने या दो ने या सब ने अपना जो है कोई अपने एविडेंस जमा कराया, अपने को सपोर्ट में जमा कराया, तो कोर्ट ने अब उनको क्या कहा कि कोर्ट ने अब मुलजिम से कहा तुम अब अपनी आखिरी बात करके जाओ, तुम अब क्या कहना चाहते हो। जब उसने अपनी आखिरी बात की तो अब आखिरी बात कहने पे अब प्रोसिक्यूशन को हक दिया गया, तुम इसका जवाब दो। पहले वाले के अंदर हक दिया था जवाब देने का कि तुम जवाब दो मुलजिम को, अब यहाँ पे हक का जवाब किसको दे दिया, प्रोसिक्यूशन के, कि तुम दो। ये एक दूसरे के उल्ट हैं। 265G1 अलग बात करती है और 265G2 अलग बात करती है। आगे है हमारे पास कि 265H एक्विटल या कन्विक्शन। अब आप हेडिंग क्या दे देंगे पेपर के अंदर, एक्विटल और कन्विक्शन। साथ अगर लिख दें 265H तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी सब सेक्शन 1 क्या कहती है, इफ़ कोर्ट आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज, पहली बात क्या है कि चार्ज फ्रेम करने के बाद, चार्ज फ्रेम करने से पहले नहीं, चार्ज फ्रेम करने के बाद, फाइंड अक्यूज नॉट गिल्टी, कोर्ट ये देखती है कि अक्यूज गिल्टी नहीं, तो किस तरह लेने लिखते चले जाओ। शेल रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ हिज एक्विटल, अब उसको रिहा करने का कोर्ट क्या कर देगी, ऑर्डर जारी कर देगी। तो 265H1 क्या कहता है कि अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम करने के बाद, फर्द जुर्म आयद करने के बाद देखती है कि मुलजिम जो है गिल्टी नहीं है, तो वो शेल
क्या करेगी, शेल का लफ्ज़ आया कि वो रिकॉर्ड करेगी उसके आर्डर को कि उसको रिहा कर दिया जाए। तो 265H की सबसेक्शन 2 क्या कहती है, पहले में क्या कहा, उसको रिहा कर देगी। दूसरे में क्या कहा, इफ़ कोर्ट अंडर दिस चैप्टर फाइंड हिम गिल्टी, अगर कोर्ट उसको गिल्टी करार देती है, ये देखती है कि इसने जुर्म किया है, कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 265I पास ए सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, अब कानून उसको सजा देगा। 265H1 में क्या कहा कि वो गिल्टी नहीं है, उसको छोड़ देगा। 265H2 में क्या कहा, अगर गिल्टी है तो किसको मद्देनजर रखते हुए, 265I जो अब हम पढ़ेंगे, 265I को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट कानून के मुताबिक उसको सज़ा सुना देगा। अब 265I क्या है जिसको मद्देनजर भी रखा गया था, वो क्या है कि प्रोसीजर इन केस प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, अब ये क्या है कि इफ़ रीज़न, इसकी सबसेक्शन 1 क्या है, इफ़ रीज़न बाय प्रीवियस कन्विक्शन अक्यूज हैज़ बीन चार्ज अंडर सेक्शन 221 सबसेक्शन 7, द कोर्ट आफ्टर फाइंडिंग हिम गिल्टी एंड रिकॉर्डिंग ए कन्विक्शन shall record the plea of the accused in relation to such part of charge। इसी का सबसेक्शन क्या कहता है, 2। चलो पहले ये सबसेक्शन 1 देख लेते हैं कि 265I सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर उसने कोई जुर्म पहले किया था, यानी दोनों सेक्शन ये क्या कहते हैं, सिंपल वर्डिंग में तो दोनों इकट्ठा समझा देता हूँ कि 265I2 क्या कहता है, इफ़ अक्यूज एडमिट दैट ही हैज़ बिन प्रीवियसली कन्विक्टेड एज एलिज इन दिस चार्ज, कोर्ट में पास a sentence upon him according to law। If does not admit, courts may make evidence in respect of the alleged previous conviction, shall record the finding, then pass a sentence upon him according to law। ये सेक्शन क्या बताती है, सिर्फ इतनी सी बात बताती है कि सज़ा जिस टाइम भी मुल्जिम को कोर्ट सुनाएगी कि अगर वो उसके खिलाफ सबूत आ गए हैं तो कोर्ट क्या कहेगी, उसको सज़ा सुनाते वक्त 265I के तहत ये देखेगी इस शख्स को पहले कभी कोई किसी जुर्म में सज़ा हुई है, अगर हुई है इसी से रिलेटेड है तो कोर्ट क्या करेगी, अपनी सज़ा को बढ़ा सकती है, इन्हेंस कर सकती है या कम कर सकती है। अगर वो कहता है मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया था, मुझे मुफ्त में सज़ा दे दी गई थी, या मैंने किया ही नहीं, मुझे कोई सज़ा नहीं हुई, तो कोर्ट क्या करेगी, अब आगे प्रोसीडिंग को बढ़ा के सबूत इकट्ठे करेगी, वाकई इसको सज़ा हुई थी या नहीं हुई थी, ये जो इसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा पिछली सज़ा का वो है भी या नहीं है, ये चेक करेगी पहले इसको कोई सज़ा थी या नहीं। सज़ा सुनाते वक्त पिछली सज़ा को मद्देनज़र रखा जाता है, बस ये बात की गई। आगे है 265J, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल। जो 164 का बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, वो क्या किस किस नोयत पे काम आ सकता है, ये बड़ा अहम नुक्ता है 265J। ये कितना कीमती है कि क्या एक ही बयान आगे तमाम बयानों में काम आ सकता है, हाँ आ सकता है, मगर शराइत क्या, यानी कोर्ट ने के सामने मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज़ ने बयान दिया था 164 CRPC के तहत, और वो बयान जो है वो अगर सच साबित हुआ, प्रूफ हो गया, तो वो आगे आने वाली तमाम प्रोसीडिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर शराइत क्या है। अब आप हेडिंग देंगे पेपर के अंदर, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC एडमिसिबल, आगे आपकी हेडिंग। अब आप क्या लिखेंगे, ये 265J के तहत है कि स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस डूली रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC। पहली लाइन क्या लिखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस डूली रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC, कि ये स्टेटमेंट 164 के तहत रिकॉर्ड की गई हो। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, ये मुल्जिम की मौजूदगी में रिकॉर्ड की गई हो, तब जाके यह आगे आने वाले प्रोसेस में इस्तेमाल हो सकती है, वरना नहीं। अगर ये शराइत ये पूरी कर ली जो हम बता रहे हैं, तब ये पक्का सबूत बन जाएगा मुल्जिम के खिलाफ, और आने वाले स्टेटमेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी शर्त क्या, पहली क्या है कि ये 164 का बयान हो, दूसरा ये कि मुल्जिम की मौजूदगी में सुनाया गया हो, तीसरा ये कि एंड इफ़ ही हैड नोटिस ऑफ इट, कि मुल्जिम को उसका नोटिस भी था, एंड वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, और मुल्जिम को जो है उस पर क्रॉस एग्जाम, यानी इस जो ये स्टेटमेंट था इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी दिया गया हो, यानी इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका हो। फिर द विटनेस में इन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, के जो विटनेस है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन के अंदर, इफ़ सच विटनेस वाज प्रोड्यूस एंड एग्जामिन, के वो जो विटनेस थे वो कोर्ट के पास पेश किए गए, तो उसने जो स्टेटमेंट दिए वो कोर्ट के सामने जो थे वो पेश किए गए, और उस पर एग्जामिन भी किया गया,
जरा का क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी दिया गया। बी ट्रीटेड एज एविडेंस इन द केस फॉर ऑल द पर्पज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। तब एविडेंस एक्ट 1872 के तहत ये उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मगर याद रखना पाकिस्तान के अंदर अब 1872 का कानून ख़त्म हो चुका है। अब जो है कानून शहादत ऑर्डर जो है 1984 जो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है उसके तहत अब हम उसको आगे लेके चलेंगे। यानी इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि 164 का बयान हुआ उन लवाजमात के तहत हुआ कि जो कानून के तकाजे थे, मुलजिम को की मौजूदगी के अंदर लिया गया, जो विटनेस थे वो भी थे, वो पेश किए गए, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया गया और वो प्रूफ हो जाता है बयान 164 का। अब ये 164 का बयान आगे तमाम कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब है 265 के पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज कि कोर्ट की पावर है कि मुलजिम को किसी भी स्टेज के ऊपर जो वो छोड़ सकती है। तो आप हेडिंग क्या देंगे, पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज, पेपर में ये आप वाली हेडिंग देंगे। अब इसकी एक लाइन क्या लिखेंगे, आफ्टर हेयरिंग दी प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज्ड, कि क्या प्रोसिक्यूटर और अक्यूज्ड को सुनने के बाद, पहले नहीं, पहले सुनेगी कोर्ट, फिर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, अपनी वजह भी लिखेगी, फिर मे एक्विट हिम एट एनी स्टेज, फिर इसको किसी भी स्टेज पे छोड़ देगी। देखो आपकी एक हेडिंग बन गई। इतनी एक एक लाइन की आप इस तरह हेडिंग बनाते चले जाएं, एक लाइन लिखी उसके अंदर छोटी छोटी फिर आप बातें लिखें। 265 के क्या कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे छोड़ सकती है। क्या कि पहले प्रोसिक्यूटर और अक्यूज दोनों को सुनेगी, फिर अपनी वजह लिखेगी, फिर किसी भी स्टेज पे मुलजिम को रिहा कर देगी, एक्विट कर देगी। आगे 265L पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। एडवोकेट जनरल की पावर सेशन कोर्ट में नहीं है, ये किसके पास है, ये है हाई कोर्ट में। ये क्या सेक्शन है, ये सेक्शन ये बताता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हो कि जिस मुलजिम के बारे में ये कार्रवाई हाई कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट सुन रहा है ये कार्रवाई, वो किसी भी स्टेज पे कार्रवाई की वो भी ना चल रही हो, उसकी स्टेज कोई भी हो, एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आकर हाई कोर्ट को बयान करेगा कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप इस केस को यहीं पे स्टे कर दें और इस शख्स के खिलाफ जो है इतने जो है कोई सबूत ज़्यादा नहीं मिले तो उसको रिहा कर दें। तो अगर जज उसको क्या करेगा, उस शख्स को जो है वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है, डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। मगर क्या ये डिस्चार्ज एक्विटल कहलाएगा? हाँ, अगर जज साहब ने लिख दिया कि मैं इसको बाइज्जत बरी करता हूँ तो वो बाइज्जत बरी बन जाएगा, एक्विटल बन जाएगा। अगर उसने नहीं कहा तो वो डिस्चार्ज होगा। तो क्या, अब आप इसकी हेडिंग क्या देंगे पेपर के अंदर, 265L पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। जो एडवोकेट जनरल उसकी ताकत कि वो प्रोसिक्यूशन जो है यानी एज ए प्रोसिक्यूशन वो क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर उस केस को रोक सकता है। तो हेडिंग क्या आ गई, पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन को वो रोक सकता है, स्टे कर सकता है। पहली लाइन क्या लिखेंगे इस हेडिंग के नीचे, बिफोर हाई कोर्ट, कि ये सबसे पहले ये हाई कोर्ट में कर सकता है। दूसरा, एट एनी स्टेज ऑफ एनी ट्रायल, किसी भी स्टेज के किसी भी ट्रायल पे कर सकता है। एक एक लाइन, बिफोर दिस सेंटेंस इज पास्ड, ये होगी कब, सज़ा सुनाने से पहले, सज़ा के बाद नहीं, सज़ा से पहले पहले की ये प्रोसीजर है। द एडवोकेट जनरल मे इन्फॉर्म द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो एडवोकेट जनरल है वो कोर्ट को गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बताएगा। अगली लाइन, दैट ऑल द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज शैल बी स्टेड, कि इसके खिलाफ जो भी तुम कार्रवाई कोर्ट कर रही है उसको रोक दिया जाए। अगली लाइन, एंड शैल बी डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम द सेम, और उसको इन तमाम चीज़ों से रिहा कर दिया जाए, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। आगे है कि सच डिस्चार्ज शैल नॉट अमाउंट टू एक्विटल, ये जो डिस्चार्ज है वो बाइज्जत बरी नहीं है, अनलेस, तब तक द प्रिजाइडिंग जज अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक कि जो केस का फैसला जो जज सुना रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो खुद लिख ना दे के मैं इसको बाइज्जत बरी कर रहा हूँ। आगे है 265M टाइम ऑफ होल्डिंग सीटिंग। ये दो सेक्शन है, ये ख़त्म हमारा, ये वाला आज का चैप्टर ख़त्म, ये जो हमारा टॉपिक था। क्या है कि 265M, कि 265M क्या है कि ये बताता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग सीटिंग, किस किस वक्त के अंदर जो है हाई कोर्ट कहाँ पे बैठेगी। तो चीफ जस्टिस मे डायरेक्ट द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग सीटिंग,
कि चीफ जस्टिस फैसला करेगा कि किस किस औकात के अंदर जो है हाई कोर्ट बैठकर फैसला करती है, किस किस टाइम के अपनी होल्ड सीटिंग करती है 265M के तहत। 265N वो बताता है किस वक्त में सीट को होल्ड करेगी, ये बताएगा किस जगह पे अपनी सीट को होल्ड करेगी, वो वक्त को बताएगी, जगह को बताएगी। तो इसकी सबसेक्शन 1 है, तो इसकी हेडिंग क्या देंगे, प्लेस ऑफ होल्डिंग सीटिंग। ऊपर वाले की हेडिंग क्या देंगे, टाइम ऑफ होल्डिंग सीटिंग। ठीक है, ऊपर वाले में क्या लाइन लिखेंगे, चीफ जस्टिस में डायरेक्ट द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग सीटिंग। आपकी लाइन बन गई, आपका एक हेडिंग कंप्लीट हो गई। इसकी हेडिंग क्या देंगे, प्लेस ऑफ होल्डिंग सीटिंग, ये हेडिंग दे दी। अब इसकी 265N की, इसकी सबसेक्शन 1 है, हाई कोर्ट शैल होल्ड इट्स सीटिंग इमीडिएटली बिफोर द कमिशमेंट ऑफ द लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1972 कि कोर्ट जो है वो 1972 का रिफॉर्म ऑर्डिनेंस शुरू होने से पहले जो उसने अपनी सीट रखी थी वो वाली सीट की उसकी जगह होगी। या अगर वो नहीं करती, सच अदर प्लेस, कोई दूसरी जगह पे भी हाई कोर्ट बैठ सकता है। दी प्रोविजनल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, जो उसको सूबाई गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, कि वो उसको जो है उसको डायरेक्ट करे कि तुम अब यहाँ पे बैठो। या हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द कंसेंट ऑफ प्रोफेशनल गवर्नमेंट होल्ड सीटिंग सच अदर प्लेसेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स एपलिस्ट जुरिस्डिक्शन एज हाई कोर्ट अपॉइंट। पहला कहाँ पे बैठी, जहाँ पे रिफॉर्म एक्ट आने से पहले जहाँ बैठ गई थी बैठ गई। दूसरा, जहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट ने उसको हिदायत की तुम यहाँ पे अपनी सीट लगाओ, वो वहाँ पे बैठ गई। या तीसरा कि हाई कोर्ट ने उसको ये क्या ना, हाई कोर्ट को सूबाई गवर्नमेंट ने ये कहा, वहाँ पे भी ऊपर भी सूबाई गवर्नमेंट ने, यहाँ भी ऊपर नीचे भी सूबाई गवर्नमेंट ने उसको ये कहा कि आप अपनी जो है एपलेट जुरिस्डिक्शन, जो अपील सुनने की आपकी जो दायरा अख्तियार है उसके अंदर अंदर आप कहीं बैठ जाएं जहाँ पे वो अपील सुन सकता है। बड़ा अहम कीमती नुकता है कि जहाँ पे उसकी एपलेट जुरिस्डिक्शन हो, वहाँ तक वो बैठ के अपनी केस को अपनी हाई कोर्ट लगा सकता है। आखिर में क्या कि सच ऑफिसर एज चीफ जस्टिस डायरेक्ट शेल गिव प्रियर नोटिस इन ऑफिशियल गजट ऑफ ऑल द सीटिंग फॉर द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तीसरा, ये ऊपर था एपलेट जुरिस्डिक्शन, नीचे है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इसको, इस नुक्ते को गौर से सुने। 265 जो M है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट किस किस वक्त के अंदर अपनी सीट को होल्ड करेगा, किस किस वक्त केस की पैरवाई करेगा, कहाँ का बैठ के सुनेगा। 265N क्या कहता है, किस किस जगह पे हाई कोर्ट की सीटें होंगी, कहाँ का बैठ के अपनी वो सीट होल्ड करेगा। तो पहला कि जो रिफॉर्म ऑर्डिनेंस आया था 1972 का, उससे पहले पहले जहाँ हाई कोर्ट बैठी थी उसकी होल्डिंग सीट वही है। या सूबाई गवर्नमेंट उसको जहाँ पे भी डायरेक्ट कर दे वो वहाँ पे बैठ के केस सुन सकती है। या सूबाई गवर्नमेंट जो है वो उसको ये कह दे कि जहाँ तुम्हारी एपलेट जुरिस्डिक्शन है, एपलेट सबसेक्शन 2 में क्या है, एपलेट जुरिस्डिक्शन, जहाँ तुम्हारी अपील सुनने का दायरा अख्तियार है, तुम वहाँ बैठ के अपने केस की पैरवाई कर सकते हो, तो वहाँ बैठ के सुन लेगी। इसी की 265N की आखिरी सेक्शन जो 3 है वो क्या कहती है, ऊपर था एपलेट जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे है ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। तो हाई कोर्ट अपनी वहाँ पर भी सीट लगा सकता है जहाँ पे उसकी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन हो। तो आज हमने क्या देखा, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, इसमें हमने देखा, मैं सारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो होती है, इनका केस सुनने के जो स्टेप हैं, जो मराहिल हैं, वो एक जैसे होते हैं। ये 265A से 265N तक के दरमियान की जितनी सेक्शन हैं, इनके पाबंद हैं कि इनके तहत चल के सुनेंगे। फिर कि मर्डर केस हो या कोई भी केस हो, कत्ल का केस हो या कोई भी केस हो, सबके सुनने का तरीका एक ही जैसा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो केस कितनी तरह का होगा, 2 तरह का होगा, एक चालान केस होगा, एक कंप्लेंट केस होगा। जो चालान केस होता है उसको पुलिस रिपोर्ट केस कहते हैं। CRPC में चालान केस इस्तेमाल नहीं हुआ, पुलिस रिपोर्ट केस इस्तेमाल हुआ, मगर उर्फ़ आम में चालान केस कहते हैं। तो जो चालान केस होगा उसके अंदर 7 दिन से पहले पहले, यानी ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले पहले जो है मुल्ज़िम को मुफ्त में फ्री ऑफ कास्ट FIR की कापी, पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिए थे 161 के 164 के, उनकी फ़ोटो कापी, फिर जो इंस्पेक्शन नोट जो मौका वारदात पर जाकर उसने IO ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने देखा था, वो
या कोई जो बरामदी की थी वो, ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी फ़ोटो कापियाँ 7 दिन ट्रायल शुरू होने से पहले पहले चालान केस में मुलजिम को फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में देगा। फिर है कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस के अंदर वहाँ पे एफआईआर की कापी दी थी, यहाँ पे कंप्लेंट की कापी देगा। वहाँ पे 164 161 का बयान दिया था, यहाँ पे 200 का और 202 का बयान, साथ उसकी फ़ोटो कापी देगा। वहाँ पर पुलिस का इंस्पेक्शन नोट और मौका बरामदी के जो नोट्स दिए थे वो दिए थे, यहाँ पर वो चीज़ देगा कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं देगा कि क्या नाम है पुलिस की आईओ की जो रिपोर्टें वगैरह नहीं, बल्कि क्या देगा कि जो कंप्लेंट के साथ जो कंप्लेनेंट ने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे उनकी फ़ोटो कापी। अब ये सब के सब कहाँ पहुँच गए? अदालत में पहुँच गए। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को पढ़ा, कंप्लेंट को पढ़ा, सब चीज़ें देखी, उसको ये पता चला, उसने माइंड सेटअप कर लिया कि हाँ इतनी वजूहात हैं कि मैं इस मुलजिम के ख़िलाफ़ चार्ज इशू कर सकता हूँ, चार्ज फ्रेम कर सकता हूँ, फ़र्द जुर्म आयद कर सकता हूँ, तो फ़र्द जुर्म कोर्ट आयद करेगी। जब फ़र्द जुर्म आयद करेगी तो कोर्ट बाउंड है कि उसको मुलजिम को उसी की ज़ुबान में पढ़कर सुनाएगी कि मैंने तुम्हारे खिलाफ़ ये कहा है, दफ़ा ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल दफ़ा 302 है और इसका मतलब कत्ल होता है, तुम पे इल्ज़ाम ये है कि तुमने इतने बजकर इतने मिनट पर इतने शख्स को इस जगह पे कत्ल किया, क्या तुम समझ रहे हो? अगर वो कोर्ट की ज़ुबान नहीं समझता तो कोर्ट किसी ऐसे ट्रांसलेटर को बुलवाएगी जो कोर्ट की ज़ुबान भी जानता होगा और मुलजिम की ज़ुबान भी जानता होगा, तो उनको ट्रांसलेट करके वो बताता चला जाएगा। फिर कोर्ट क्या करेगी कि उसको राइटिंग के अंदर लिखेगी, जो चार्ज जो क्या नाम है फ़र्द जुर्म जो आयद होती है वो उसको लिखेगी, राइटिंग में लिखनी होना मस्ट है। अगर वो कह देगा मैं प्लीड गिल्टी हूँ, मैंने ऐसा किया है, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है कि उसको क्या करेगी कि उसकी प्ली को लिखेगी। वो जो लिखने वाली पावर है ये मैंडेटरी है कि उसको लिखेगी, मगर सज़ा देने वाली ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि चाहे उसको सज़ा मौके पे दे दे। अगर वो कहता है मैंने प्लीड गिल्टी नहीं किया, अब कोर्ट क्या करेगी? दोनों पार्टियों को बुलवाएगी, उनके केसों को बुलवाएगी, उनको आपस में केस कलेक्ट करेगी, मुद्दई को भी सुनेगी, मुलजिम को भी सुनेगी, उसकी पार्टी को भी सुनेगी, उसकी भी सुनेगी। फिर आखिर में दोनों के दोनों केस को समअप करेंगे। समअप करने के बाद जो है कोर्ट किसी भी लम्हे कोर्ट को ये जो है वो अगर ये लगता है दरमियान में कि ये मैं उसको छोड़ सकती हूँ तो उसको छोड़ देगी, उसको क्या नाम है बाइज़्ज़त बरी कर सकती है कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर। मगर जब करेगी तो जो है उसकी रीज़न को लिखेगी। तो कोर्ट का क्या, तो कोर्ट इस तरीके से जो है केस को ट्रायल करती है। फिर है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो क्या नाम है एडवोकेट जो जनरल होता है वो हाई कोर्ट को किसी भी स्टेज के ऊपर जो है प्रोसीडिंग को स्टॉप करने के लिए, स्टे करने के लिए कह सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक। कल हम देखेंगे कि हाँ बच्चे को सपनी क्यों लगती है, उसकी वजूहात क्या है। ठीक है, आज तक के लिए कोई आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे हक़ में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।